धरती सलाम करे आसमां सलाम करे, ऐसा कुछ कर गुजर जिससे सारा जहां सलाम करे। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपना चैनल अल्फा स्टडी में। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज से हम लोग बिहार दरोगा स्पेशल सीरीज स्टार्ट किए हैं। अगर आप भी बिहार दरोगा का एग्जामिनेशन का तैयारी करते हैं दोस्तों, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है दोस्तों, ताकि जो यह क्वेश्चन है दोस्तों आरबीडी पब्लिकेशन खान सर द्वारा रचित है दोस्तों। तो खान सर का नोट्स कितना इम्पोर्टेंट होता है आप सब बखूबी समझ पाते हैं दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का संविधान भारत को कैसा वर्णित करता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्तों, आर्टिकल 1 में बोला गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा। तो जो इसका आंसर होने वाला है दोस्तों, भारत राज्यों का संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, सार्वजनिक हित याचिका की संकल्पना की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो जो सार्वजनिक हित याचिका, इसको शॉर्ट में हम लोग दोस्तों बोलते हैं PIL, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, इसका फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। इसका जो प्रारंभ हुआ था दोस्तों 1984 से प्रारंभ हुआ था दोस्तों, ठीक है। और जो इसका प्रारंभ किए थे दोस्तों, उसका नाम है दोस्तों PN भगवती, ठीक है दोस्तों, PN भगवती, ठीक है। तो सबसे पहले प्रारंभ कहाँ किया गया था दोस्तों, तो यह अमेरिका में हुआ था, USA में। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों PIL। तो इससे आप समझ पाए होंगे PIL क्या है और PIL का मतलब क्या होता है दोस्तों। इसका मतलब यही होता है कि अगर कोई मामला हो ऐसा जो आपका उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सार्वजनिक हित के लिए हो, जैसे कोई ऐसा मामला है जो जिस पर समाज पर बुरा इफेक्ट पड़ता है, तो उस मामले को लेकर आप हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं दोस्तों। तो यही होता है PIL। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के ऊपर सबसे अधिक किसका प्रभाव पड़ा है दोस्तों। तो आप बखूबी समझ पाएंगे कि भारत शासन अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, ताकि जो प्रारंभ में संविधान लिखाया गया दोस्तों, तो इसमें अनुच्छेदों की संख्या 395 था। इसमें से लगभग 200 प्लस यानी 250 के अप्रोक्स अनुच्छेद है ना, बखूबी उतार दिया गया है भारतीय संविधान में। इसीलिए जो है ना, भारत शासन अधिनियम का सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, संविधान की संरचना की परिकल्पना का उद्भव सबसे पहले कहाँ हुआ था। तो संविधान का संरचना का मतलब सबसे पहले संविधान तैयार करने वाले देश कौन सा था दोस्तों। तो सबसे पहले ब्रिटेन में प्रारंभ हुआ था। लेकिन यहाँ पे कहने वाली बात है कि ब्रिटेन का जो संविधान है दोस्तों लिखित नहीं है, मौखिक है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे दिया है किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया है। देखिए दोस्तों, मौखिक ब्रिटेन और लिखित पूछेगा तो अमेरिका। सबसे पहले लिखित संविधान किसने दिया, तो अमेरिका दिया है। अब पूछेगा सबसे बड़ा विश्व में लिखित संविधान किस देश का सबसे विस्तृत है, माने सबसे बड़ा है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे बड़ा तो भारत का संविधान है। काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जैसा कि आप को याद भी हो गया दोस्तों। तो नेक्स्ट बात करेंगे 7 नंबर क्वेश्चन, संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जो संविधान सभा बना था ना दोस्तों, उसके संबंध में पूछ रहा है सही कथन। तो वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था, तो यह क्वेश्चन सही है, क्या कि वहाँ पे वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का गठन नहीं हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट, प्रत्यक्ष निर्वाचन से परिणामित हुआ, तो यह दोस्तों गलत है। नेक्स्ट है यह बहुदलीय निकाय है, वहाँ पे बहुदलीय निकाय नहीं था, वह कई समितियों के माध्यम से काम करता था दोस्तों। तो ये भी बहुत समिति है, ताकि 13 समिति बनाया गया था वहाँ पे संविधान सभा बनाने के लिए दोस्तों, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों C नंबर। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि भारत का संविधान डैश 1950 को लागू हुआ था।
तो इसका जो परफेक्ट डेट पूछा जा रहा है दोस्तों, तो आप लोग बखूबी जानते हैं कि 26 जनवरी 1950 को ही, तो इजी क्वेश्चन है, भारत का संविधान लागू हुआ था। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, तो वही है, भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य 26 जनवरी 1950 को बना था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान के तैयार करने के लिए कितनी समितियां का गठन किया गया था दोस्तों, तो यहाँ पे 13 समिति का गठन किया था। सबसे इम्पोर्टेंट समिति थी दोस्तों ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका अध्यक्ष थे भीमराव अंबेडकर, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। इसमें 7 मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी में। नेक्स्ट, प्रजातंत्र की जड़ें निम्नलिखित द्वारा नष्ट किया जा सकता है, तो प्रजातंत्र के जड़ें हैं ना दोस्तों, साम्यवादी द्वारा नष्ट किया जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, भारतीय संविधान है, तो भीमराव अंबेडकर जी बोले थे कि भारत के संविधान को हम इतना कठोर नहीं बनाए हैं कि लोगों में परेशानी का सामना कर जाए, और इतना आसान भी नहीं बनाए हैं दोस्तों कि इससे संविधान के साथ खिलवाड़ करे। तो वही है, इनका जो संविधान है अंततः कठोर और अंशतः लचीला, न ज़्यादा कठोर है और न ही ज़्यादा लचीला है दोस्तों। नेक्स्ट, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य क्या है, तो देखिए संविधान में राज्य जो बोला गया है दोस्तों, राज्य माने देश का, राज्य का अर्थ दोस्तों संविधान में देश होता है, ठीक है दोस्तों। और प्रांत का अर्थ मतलब प्रांत माने राज्य होता है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे है ना, भारत एक धर्म निरपेक्ष है, तो उसका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होना, यानी देश स्तर पर कोई अपना एक पर्सनल धर्म नहीं है कि यहाँ पे हिंदू का ही चलेगा चाहे मुस्लिम का चलेगा, जिसका जो मर्जी है धर्म का पालन कर सकते हैं और प्रचार कर सकते हैं, अपना संगठन बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, गणतंत्र होता है, तो गणतंत्र का मतलब यही होता है कि राज्य जहाँ पे अध्यक्ष जो इसका अध्यक्ष बनते हैं दोस्तों, यह वह वंशानुगत नहीं होना चाहिए। वंशानुगत मतलब आपका लड़का, आपका पोता, इसे टाइप के नहीं होना चाहिए दोस्तों। यहाँ पे जो अध्यक्ष बनेगा वह चुन के आएंगे जनता द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं, कैबिनेट मिशन प्लान के अधीन बनी संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो जो कैबिनेट मिशन प्लान द्वारा बना सदस्यों की संख्या दोस्तों 389 था। जब 389 प्रारंभ में था, बाद में जब पाकिस्तान का बंटवारा 389 या 15 महिला थे दोस्तों, इसी में 15 वुमेन थे, महिला थी। उसके बाद जब पाकिस्तान का बंटवारा हो गया दोस्तों, तो 299 सदस्य भारत में बच गए, ठीक है दोस्तों। उसके बाद जो संविधान सभा को जो अंगीकृत किया गया दोस्तों, उस समय 26 नवंबर 1949, ठीक है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को जो संविधान सभा को अंगीकृत किया गया, उस समय जो सदस्यों की संख्या बच गया था दोस्तों 284। इसमें 8 वुमेन फाइनली रूप से संविधान सभा पर हस्ताक्षर किया गया था दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आपको पूछेगा दोस्तों कि जो अंगीकृत के समय कितना व्यक्ति और कितना वुमेन हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करेंगे, बेबेल योजना का असफलता का मुख्य कारण क्या था दोस्तों, तो बेबेल योजना का असफलता का मुख्य कारण था ब्रिटिश सरकार से समर्थन का अभाव। कोई भी काम के लिए ब्रिटिश सरकार का समर्थन नहीं था। उसके बाद कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य सहमति भी नहीं हो पा रहा था दोस्तों। उसके बाद पाकिस्तान के मांग के लिए मुस्लिम लीग का आड़ा रहना, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को प्रख्यापित किया गया। इसका मतलब क्या है दोस्तों, 26 जनवरी प्रख्यापित किया गया क्यों, तो भारत का संविधान जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 1929 का लाहौर अधिवेशन होता है, जिसका अध्यक्षता करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्हीं द्वारा बोला गया था दोस्तों कि हम लोग 26 जनवरी 1930 को अपना पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। तो 26 जनवरी दोस्तों 1930 को
हम लोग पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और उसी दिन से 26 जनवरी 1930 से ही हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे। तो जब जब हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाते आ रहे थे उस समय से, तो हम लोग का 15 अगस्त को 1947 को, ठीक है दोस्तों, आज़ादी मिल गया। ठीक है, उसके बाद जो 26 जनवरी को तो हम लोग 26 जनवरी 1950 को तो हम लोग जो पहले से स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे वो मनाते ही, और उसके बाद जो हमारा संविधान बन के तैयार हो गया था दोस्तों 26 नवंबर 1950 को 1949 को तैयार हो गया था दोस्तों। ठीक है, अब सोचा गया कि जैसे स्वतंत्रता दिवस तो जिस दिन मिलेगा तो उस दिन स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, फिर एक 26 जनवरी को हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और 26 नवंबर को संविधान सभा दिवस या गणतंत्र दिवस, तो ये दो को स्वतंत्रता दिवस हो जाएगा। इसी कारण से यह सोचा गया कि 26 नवंबर को इसको मना के संविधान को लागू करके इसको 26 जनवरी को लागू करते हैं ताकि एक साथ मर्ज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए हम लोग उन्हीं का याद में 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू किए थे। तो इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, संविधान के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा दल शामिल नहीं था? तो कांग्रेस भी था, साम्यवादी था, मुस्लिम लीग था, हिंदू महासभा नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा दल भारतीय संविधान सभा के संबंध नहीं रखता है? तो वही क्वेश्चन का 2 बार रिवीजन किया गया दोस्तों, हिंदू महासभा। हमारे देश का संवैधानिक नाम क्या है? संवैधानिक नाम है दोस्तों भारत और इंडिया। संविधान सभा में इसका वर्णन किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे दोस्तों? तो ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष BR अम्बेडकर जी थे। ठीक है, सभी क्वेश्चन देख सकते हैं आप, कहीं ना कहीं एग्जामिनेशन में पूछा गया, लाखों बार यही क्वेश्चन का रिवीजन किया जाता है एग्जामिनेशन में दोस्तों, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास बुक नहीं है RBD पब्लिकेशन खान सर का, तो दोस्तों आप इसका नोट्स बनाइए और रिवीजन करके इसका सभी को याद कर लीजिए। नेक्स्ट दोस्तों, सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकदमे में यह बनाए रखा कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है? तो दोस्तों ये जो प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, ये बताया था बेरूबारी मुकदमा ने। बेरूबारी मुकदमा में यह बोल दिया गया था दोस्तों कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है और इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता है। लेकिन नेक्स्ट आता है दोस्तों केशवानंद भारती मुकदमा। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इस जो मुकदमा आता है ना दोस्तों 1973 में आता है। ठीक है, और 1973 में आता है इस मुकदमा में बोला जाता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन इसका स्ट्रक्चर जो पहले से तैयार है उसमें चेंज नहीं किया जा सकता है दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये, इस पर तो आप 2-4 स्टार लगा लीजिए दोस्तों। अगर आप स्टेट PCS का, बिहार दरोगा का तैयारी करते हैं तो दोस्तों आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट बात करते हैं, गीत जनगण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में किस वर्ष स्वीकृति मिली थी दोस्तों? तो जनगण मन दोस्तों भारत के राष्ट्रगान के रूप में आपको मालूम होगा दोस्तों 1950 को स्वीकृति मिल गई थी दोस्तों। अब अगर आपको पूछेगा दोस्तों जनगण मन को 1950 में, देखिए जो अंतिम बैठक हुआ था ना दोस्तों, अंतिम बैठक संविधान सभा का अंतिम बैठक हुआ था दोस्तों, जैसे कि आपको मालूम होगा 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को ही भारतीय राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान, गीत कौन होता है? जनगण मन, और गान कौन होता है? वंदे मातरम। दोनों को संविधान सभा में अपना लिया गया था। नेक्स्ट अगर पूछेगा कि जनगण मन सबसे पहले कब गाया गया था दोस्तों, तो आपको बता दे दोस्तों कि जनगण मन सबसे पहले गाया गया था कोलकाता अधिवेशन 1911 में हुआ था दोस्तों। कोलकाता अधिवेशन 1911 में इसी समय पर सबसे पहले जनगण मन गाया गया था दोस्तों। और वंदे मातरम कब गाया गया था दोस्तों? तो कोलकाता अधिवेशन में ही गाया गया था दोस्तों 1995 में दोस्तों।
ठीक है, 1996 में गया था। इसका अध्यक्ष था दोस्तों बी.आर. नारायण। इसका अध्यक्ष था दोस्तों वंदे मातरम का दोस्तों रहीमतुल्लाह सयानी। अगर आपको पूछ देगा जनगण मन कितना देर में गाया जाता है तो 52 सेकेंड, वंदे मातरम कितना देर में गाना चाहिए तो 65 सेकेंड। अगर आपको इमरजेंसी के समय इमरजेंसी हो और वंदे मातरम जनगण मन गाना है दोस्तों तो 20 सेकेंड में ही गाया जा सकता है, बॉर्डर वाला मामला हो, इमरजेंसी हो तो दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं दोस्तों, भारत का अंतिम अंग्रेज वायसराय कौन था दोस्तों? तो अंतिम अंग्रेज वायसराय बोलेगा दोस्तों क्वेश्चन तो लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछेगा प्रथम वायसराय तो लॉर्ड कैनिंग होगा दोस्तों, ठीक है, लॉर्ड कैनिंग होगा। अंतिम माउंटबेटन, प्रथम पूछेगा तो कैनिंग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम बार विभाजन, इसको तो स्टार लगा लीजिए दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो प्रथम विभाजन हुआ था 1969 में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, पूना समझौता में सांप्रदायिक अवार्ड का प्रयोजन विफल कर दिया गया। इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के लिए सांसद एवं राज्य विधानसभाओं में सीट का आरक्षण के मार्ग का प्रशस्त किया गया था। तो दोस्तों दोनों सही है इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा ये, और दोनों सही है, और ये आर ए का सही व्याख्या करता है। यही मामला था दोस्तों, इसी कारण से इसको विफल कर दिया गया था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से किसका सबसे अधिक प्रभाव भारतीय संविधान के आपातकाल उपबंध के ऊपर है दोस्तों? तो आपातकाल जो आपको मालूम है जर्मनी से लिया गया, जर्मनी के वाइमार संविधान से, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट है अनुपातिक प्रतिनिधित्व ऐसे देश के लिए अवश्य नहीं है जहां, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये DMRC में पूछा गया था, इनमें से कोई नहीं होगा दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से संविधान का कौन सा एकात्मक लक्षण है दोस्तों? अब देखिए आपको बताते एकात्मक और संघात्मक का अर्थ क्या था। स्टेट व सेंट्रल स्टेट और सेंट्रल स्टेट ले लीजिए। एकात्मक का अर्थ होता है दोस्तों कि टोटल पावर यहाँ पे सेंट्रल को हो, ठीक है, स्टेट का कोई पावर नहीं होगा दोस्तों। अगर संघात्मक होगा तो सेंट्रल केंद्र का पावर भी होगा दोस्तों, और सेंट्रल स्टेट का पावर भी होगा, ठीक है। तो एकात्मक का और संघात्मक हो गया, ठीक है। अब बताते हैं कि जो भारत का है कौन कौन सा मामला है जो एकात्मक के ऊपर है। जो जैसे हम लोग जानते हैं कि भारत में जो 80% है दोस्तों, भारत का संविधान संघात्मक है और 20% है एकात्मक है। आप जानते होइएगा दोस्तों, शायद नहीं जानते होइएगा तो अभी देख लीजिए। उसके बाद देखिए दोस्तों कि एकात्मक और संघात्मक समझ गए। एकात्मक का मतलब सिर्फ केंद्र का पावर होगा, और संघात्मक का केंद्र और सेंट्रल दोनों का, स्टेट दोनों का पावर होगा दोस्तों। तो भारत में कुछ ऐसा मामला है जैसे राष्ट्रपति का चुनाव या आपातकाल की घोषणा लाना है, चाहे एकल संगठित न्यायपालिका का व्यवस्था है, तो ये टोटल पावर है ना दोस्तों सेंट्रल के हाथ में। केंद्र उसमें कुछ नहीं कर सकता है दोस्तों, राज्य इसमें कुछ नहीं कर सकता है दोस्तों। तो इसीलिए जो ये सब टोटल कुछ लक्षण है दोस्तों जो एकात्मक की ओर दर्शाता है, इसीलिए 20% भारत में एकात्मकता है। तो यहाँ पे हो जाएगा राष्ट्रपति किसी राज्य के शासन अपने अधिकार में ले सकता है यदि संवैधानिक मशीन ठप हो गई हो, यानी उसका संविधात्मक मशीन ठप हो गई है, ऐसा कुछ मामला देखा जाएगा राज्य में कि बर्बादी ठीक ढंग से नहीं चला रहा है तो राष्ट्रपति अपने हाथ में ले लेगा। एकल संगठित न्यायपालिका दोस्तों, उसके बाद राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा, इसमें राज्य कुछ नहीं कर सकता, जब आपातकाल लगा दिया सेंट्रल तो हो लग ही गया। तो यह एकात्मकता की ओर दर्शाता है दोस्तों, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। आप समझ पाए होंगे दोस्तों, आशा करते हैं। अगर नहीं समझ पाए होते तो कमेंट करके बताइए दोस्तों, आपको फिर से समझाया जाएगा। संविधान का प्रारूप के समक्ष प्रस्तावना को किसने प्रस्तावित किया दोस्तों? तो प्रस्तावना को प्रस्तावित किया था दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। यहाँ पे आंसर हो जाएगा डी। और प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछ देगा दोस्तों तो BR अम्बेडकर, ठीक है।
नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, प्रस्तावना में उपयोग किए जाने वाले शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष। ठीक है दोस्तों, यह कब जोड़ा गया था संविधान में, शब्द का उपयोग किए गए थे तो 42वां संविधान संशोधन इंदिरा गांधी के समय किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो 1976 में। ठीक है, तो इसी समय जो प्रस्ताव समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ा गया था। ठीक है, और नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है दोस्तों। तो धर्मनिरपेक्ष राज्य यही बताता है दोस्तों, भारत के प्रस्तावना, संविधान का प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष राज्य बताता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट बात का भी क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, भारतीय संविधान का मुख्य प्रस्तावना क्या है। तो मुख्य प्रस्तावना है दोस्तों विचार, विश्वास, धर्म और अभिव्यक्ति। बड़ा वाला लिखा हुआ पर मत भरमाइएगा दोस्तों, इसका आंसर बी हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान का प्रस्तावना का भाग नहीं है। प्रस्तावना में देखिएगा दोस्तों, फेडरलिज्म का शब्द का उपयोग कभी भी नहीं किया गया है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। बीपीएससी का क्वेश्चन था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। मतदान का प्रदान करेगा दोस्तों, प्रजातंत्र होगा तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट, संविधान का के उद्देशिका का क्या वर्णित है। तो समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारतवर्ष एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली गई है। तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों, कनाडा से लिया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा एक विशिष्टता संविधान निर्माताओं द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। तो बखूबी आप जानते होइएगा दोस्तों, न्यायिक पुनर्वीक्षण भी अमेरिका से लिया गया, मूलभूत यानी फंडामेंटल राइट भी अमेरिका से लिया गया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को बर्खास्त करते कैसे हैं वो भी अमेरिका से लिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी दोस्तों। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको 2-3 स्टार लगा के नोट कर लीजिए दोस्तों, आपसे पूछा ही जाएगा एग्जामिनेशन में। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, भारतीय प्रशासनिक ढांचा का मॉडल निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है। तो दोस्तों, हम लोग के ऊपर बहुत दिनों तक ग्रेट ब्रिटेन राज किया है, उन्हीं का प्रशासन से हम लोग प्रभावित है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। बिहार राष्ट्रभाषा परिषद घटना का गठन कब हुआ था दोस्तों। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर स्टेट पीसीएस बिहार के एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा का, तो आपको देखने को मिल जाएगा। इसका स्थापना 1950 में हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, भारतीय शासन व्यवस्था में एक प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय घटक को समाविष्ट करने का प्रथम प्रयास किसने किया था। तो प्रथम प्रयास किया गया था दोस्तों भारत परिषद अधिनियम एक्ट 1861 के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में समस्त ब्रिटिश संवैधानिक प्रयोग में से एक अल्पकालीन सिद्ध हुआ दोस्तों। पिट्स इंडिया एक्ट, यानी सबसे कम समय तक रहा था पिट्स इंडिया एक्ट 1784। नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित विभिन्न धार्मिक संप्रदायों तथा अन्य दल द्वारा प्रदर्शित की गई अलगाववादी तथा निम्नलिखित में से किसका विशिष्ट लक्षण है दोस्तों। तो इसका जो विशिष्ट लक्षण है दोस्तों, भारतीय सरकार अधिनियम 1919, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। नेक्स्ट, वो संविधान सभा के सदस्यों ने भारत के संविधान का प्रारूप तैयार किया, वो थे क्या। वो थे प्रारूप जो तैयार किया था दोस्तों, वे थे विभिन्न प्रांतों के विधानसभा द्वारा चयनित व्यक्ति, यानी विभिन्न प्रांतों द्वारा चयनित व्यक्ति जो था, प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक संविधान सभा का चयनित किया गया था दोस्तों। इस प्रकार से 389 सदस्य बने थे दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, इनमें से कौन सा जुलाई 1946 में गठित संविधान सभा का
के सदस्य नहीं थे। तो सदस्य नहीं थे महात्मा गांधी, इनका कोई मतलब ही नहीं था संविधान सभा से, पता नहीं इनको काहे नहीं रखा गया दोस्तों। नेक्स्ट बात करते हैं भारत के संविधान सभा का अस्थायी सभापति। देखिए दोस्तों, इसमें हम कुछ डिटेल बताना चाहते हैं। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक होता है दोस्तों। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का पहली बैठक होता है। इसी दिन है ना सबसे सीनियर व्यक्ति डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट होता है दोस्तों 11 दिसंबर 1946 को नेक्स्ट बैठक होता है। इस दिन अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना जाता है। उसके बाद जो 13 तारीख को होता है फिर थर्ड बैठक होता है 13 दिसंबर को। 13 दिसंबर, तीनों डेट याद करके लिख के याद करिएगा दोस्तों। 1946 हमेशा याद रहना चाहिए आपको। स्टेट पीसीएस जब बिहार दरोगा के एग्जामिनेशन में आपको एक डेट देखने को मिली, इस दिन है ना पंडित जवाहरलाल नेहरू दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था दोस्तों। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिल जाएगा ही। संविधान सभा का मसौदा, जिसको ड्राफ्टिंग कमेटी बोलते हैं, मसौदा तैयार करने वाली समिति का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? तो जैसा कि हम आपको बताएं दोस्तों, प्रथम कानून मंत्री BR अम्बेडकर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की संविधान निर्माता सभा के संवैधानिक सलाहकार था दोस्तों? संवैधानिक सलाहकार था BN राव। काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, स्टार लगा लीजिए। 2-3 इस पर क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा दोस्तों। 11 दिसंबर 1946 को देखिए दोस्तों, आ गया 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था दोस्तों? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के। ठीक है दोस्तों, तो यहीं तक लास्ट वीडियो था। नेक्स्ट वीडियो कल अपलोड किया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें दोस्तों। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यही सिद्धांत रखिए दोस्तों। इस बार सिलेक्शन लेना है पक्का। तो वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए दोस्तों।